उन्हें 15 से 20 कस्टमर पर डे। मेकअप के लिए कोई आप समझते हैं कि वो कोई ब्रांड ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक डिब्बी में लेंगी एक वैसलीन जैसी और उसमें सिंदूर मिलाएंगी या कलर मिलाएंगी, वो लिपस्टिक हो गई। सेक्स वर्कर्स अपने बच्चे लोग को एट दी एंड में यही धंधे पे ही लगा देंगे। लाइक अंधेरा होना तो अभी घर से बाहर नहीं, अगर जाना है तो किसी के साथ ही जाना है, अदरवाइज अकेले नहीं जाना है। क्योंकि रेड लाइट एरिया एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही समाज में कई तरह की भावनाएं जागती है। शर्म, रहस्य, भय और कभी कभी जिज्ञासा भी। कुछ इससे सामाजिक बुराई मानते हैं तो कुछ इसे एक जरूरत की तरह देखते हैं। भारत में हर दिन हजारों लोग इन गलियों से गुजरते हैं, कुछ नजरें चुरा कर तो कुछ बिना पलक झपकाए देखते हुए। हर शहर की कुछ गलियां ऐसी होती है जहां रोशनी कम होती है लेकिन कहानियां ज़्यादा होती है, जहां हर रात कोई उम्मीद लिए आता है और कोई मजबूरी में खड़ी होती है। यह है भारत का रेड लाइट एरिया, एक ऐसा सच जिसे हम सब जानते हैं पर मानते नहीं हैं। क्या ये गलियां बुराई है या एक अनदेखी जरूरत? क्या ये सिर्फ अपराध और अंधकार की जगह है या ये भी इंसान की दुनिया है जिसे समझने की जरूरत है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। क्या ये समाज के लिए अच्छे हैं या बेहद खतरनाक? ऐसा नहीं है कि रेड लाइट एरिया का शुरुआत भारत में अचानक से हो गया। ये व्यवस्था सदियों से चला आ रहा है। मुगल काल में तवायफें हुआ करती थी जो अपने कला, संगीत और अदब की मिसाल मानी जाती थी, जिसे राजा लोग अपनी सेवा और मनोरंजन के लिए रखा करता था। तब तक तो तवायफे का मतलब सिर्फ कला और संगीत ही हुआ करता था, लेकिन तवायफे का मतलब तब बदलने लगा जब भारत पर ब्रिटिशर्स का राज आया। तब धीरे धीरे मनोरंजन का अर्थ बदल गया और सेवा एक सौदा बन गया। ब्रिटिश शासनकाल में सेक्स वर्क को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचे बनाए गए, जिसमें अंग्रेजों ने ब्रिटिश सोल्जर के हर अड्डे के पास वेश्यालय बनवाए ताकि सैनिकों की जरूरत पूरी हो सके, खासकर मुंबई, कोलकाता और पुणे जैसे शहरों में। और तभी से शुरू हुआ ये रेड लाइट एरिया का जो आज तक जारी है। सबसे पहले जिस गली का नाम सामने आया था वो था मुंबई के कमाठीपुर, इसके बाद कोलकाता के सोनागाछी, फिर दिल्ली में जीवी रोड और पुणे में बुधवार पेट। ये सब इलाके धीरे धीरे सामने आए। आपको बता दें कि भारत में ब्रोथल लीगल है लेकिन कुछ गतिविधियां इलीगल है, जैसे चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन इन होटल, ओनिंग और मैनेजिंग अ ब्रोथल, सॉलिसिटिंग, पिंपिंग एंड पेंडरिंग। ये सारी गतिविधियां इलीगल है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ भारत में वेश्यावृत्ति का भी उभार हो चुका है। मॉडर्न सोसाइटी में वेश्यावृत्ति के अलग अलग रूप भी सामने आए हैं। रेड लाइट एरिया से निकलकर वेश्यावृत्ति अब मसाज पार्लर और एस्कॉर्ट सर्विस के रूप में सामने आ रही है। देह का धंधा अब कमाई का एक जरिया बन चुका है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही है। भारत के साथ साथ थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और भी कई सारे देश में सेक्स पर्यटन का चलन शुरू हो चुका है। पुराने समय में देह व्यापार कोठों पर हुआ करता था, लेकिन अब कोठों से निकलकर इंटरनेट के वेबसाइटों तक पहुंच गया है। सिर्फ इंटरनेट पर अपनी जरूरत लिखकर सर्च करने से ऐसी दर्जनों साइट्स के लिंक मिल जाएंगे जहां हाई प्रोफाइल वेश्याओं के फोटो, मोबाइल नंबर और रेट तक लिखे होते हैं। इन पर कॉलेज छात्राओं, मॉडल्स और टीवी फिल्मों के एक्ट्रेस तक उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन को कई रूप में मैनिफेस्ट किए जाते हैं, वेयर सेक्स वर्कर ऑफर देयर सर्विसेज, जैसे ब्रोथेल्स, स्ट्रीट वॉकर या फिर स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन, कॉल गर्ल, स्कॉट एजेंसियां, मसाज एंड स्पा पार्लर्स, होटल्स, नाइट क्लब एंड बार्स एक्सेट्रा। और भी ऐसी बहुत सारी जगह है जो शायद हम लोग को नहीं पता हो। आपको बता दें कि 1997 में देश में लगभग 2 मिलियन वोमेन प्रोस्टिट्यूट थी और वहीं 2007 में वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने भारत में लगभग 3 मिलियन से अधिक वोमेन प्रोस्टिट्यूट उपलब्ध होने का सूचना दी थी, जिसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि 35% लड़कियां 18 वर्ष से कम आयु की थी। और इसी समय 1997 से 2004 के बीच सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट की संख्या बढ़ी, जिसमें लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई थी। अब आज के समय का स्थिति जो है भारत में रेड लाइट एरिया का, वो तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन अभी के समय में भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर जो आता है वो है सोनागाछी, जो कोलकाता में स्थित है। सोनागाछी इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, जहां पर लगभग 20,000 प्रोस्टिट्यूट रहती है।
वहीं दूसरे नंबर पर मुंबई का कामाठीपुर आता है, जहां पर लगभग 10 से 15 हजार सेक्स वर्कर काम करती है। और तीसरे नंबर पर बुधवार पेट आता है, जो कि पुणे में स्थित है। वहां लगभग 5 से 7 हजार प्रोस्टिट्यूट रहती है। और भी कई सारा रेड लाइट एरिया है जो भारत के कई शहरों में स्थित है, जैसे जीबी रोड न्यू दिल्ली में है, चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर बिहार में है, शिवदासपुर वाराणसी में है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन इलाकों में हजारों महिलाएं, ट्रांसजेंडर और बच्चे रहते हैं। कई बार जबरन लाया गया तो कई बार तस्करी हुई, और कई बार गरीबी और मजबूरी में यह रास्ता चुना गया। मजबूरी में करते हैं, हमारे माँ बाप का पेट भरते हैं, हमारे छोरे छोरे का भरते हैं, हम क्या खिलाएंगे उनको? इस काम करके धंधा पानी बच्चे का पेट भर। रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो भारत में लाखों महिलाएं और बच्चे यौन तस्करी का शिकार हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि रेड लाइट एरिया होना जरूरी है, क्योंकि इससे यौन अपराध पर नियंत्रण हो सकता है। अगर सेक्स वर्क को कानूनी ढंग से नियमित किया जाए तो प्रोस्टिट्यूट को स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान मिल सकता है। और अगर कोई महिला या व्यक्ति अपने इच्छा से इसमें है तो उसे अपराध नहीं समझा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हकीकत कुछ और ही कहती है। रेड लाइट एरिया में 80 से 90% लोग मजबूरी में हैं। मानव तस्करी, नशा, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ये सभी अपराध इन्हीं इलाकों से जुड़ी होती है। 14-14 साल के बच्चियों को जबरन बहला फुसला कर लाया जाता है और उनकी चुप्पी को उनकी सहमति मान लिया जाता है। ये इलाके अपराध, बीमारी और शोषण के सबसे बड़ा अड्डा होता है। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे समाज की असफलता है। इन इलाकों में काम करने वाले लोग गरीब होते हैं, दलित होते हैं और तस्करी का शिकार होते हैं। और इनका एक ही मांग होता है, इंसान की तरह जिएं। यहाँ तक कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि सेक्स वर्कर को भी उतना ही सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जितना कि किसी और नागरिक को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट है, और वो है सोसाइटी और आम जनता का, जो कभी भी सेक्स वर्कर को अपने सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानता है। और इसी वजह से इन गलियों के आसपास पले बड़े बच्चे कभी भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। उन्हें सिर्फ 2 चीजें दिखाई देती है, पहला गरीबी और दूसरा अपमान। इन इलाकों में रहने वाली महिलाएं, चाहे वो मंदिर जाए या बस स्टॉप जाए, हर जगह उन्हें जज किया जाता है। और जज करने वाला कोई और नहीं होता है, बल्कि हम और आप में से ही कोई होता है। और यहीं पर मानवता और स्त्री के अस्तित्व को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। ये सोसाइटी इन सेक्स वर्कर को गंदी कहती है, लेकिन हर रात उसी सोसाइटी से कुछ हिस्सा सेक्स वर्कर के गेट पर आता है और अपनी हवस मिटाता है। अब आप ही बताओ, क्या ये हमारे समाज का दोहरा मापदंड नहीं है तो और क्या है? तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, रेड लाइट एरिया को नकारने से समाधान नहीं मिलेगा। समाधान है उन्हें सुरक्षा देना, स्वास्थ्य सेवा देना, कानूनी अधिकार देना और सबसे ज़रूरी विकल्प देना। अगर कोई महिला या पुरुष इस काम से बाहर निकलना चाहता है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें रोजगार का विकल्प दे, ताकि वो इस जगह से बाहर निकल सके। उन्हें बस शिक्षा, सम्मान और सहानुभूति की ज़रूरत है। अगर व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाए तो ये इलाके समाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये इलाके अंधेरे में ही रह जाएंगे। हमें रेड लाइट एरिया को ख़त्म नहीं करना है, हमें बस उस मजबूरी को ख़त्म करना है जो किसी महिला को वहाँ खड़ी करती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है और उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जीने का हक चाहिए इस समाज में। रेड लाइट एरिया को हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इससे यह गायब नहीं हो जाएगा। समाज, सरकार और हर नागरिक को समझना होगा कि सेक्स वर्कर इंसान है और उनका जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना कि हर नागरिक का है। यदि हम वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो शर्म नहीं, समझ की ज़रूरत है। ये कहानी सिर्फ वेश्याओं की नहीं है, ये कहानी उस समाज की है जो उन्हें पैदा करता है, इस्तेमाल करता है और फिर भूल जाता है।